हाँ भाई सेकेंड ईयर आप लोगों के मैं लास्ट लेक्चर क्या करवाया था? हाँ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग उस दिन सिर्फ स्टार्ट करवाई थी, ज्यादा नहीं बताया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन है ना। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे रक्त स्कंदन में कुछ काम आने वाले कारकों के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को पूर्ण होने में मदद करते हैं। ठीक, तो चलिए हेडिंग लिखिए आप, रक्त स्कंदन कारक। हाँ लेकिन खास बात सुनिएगा क्लास, होते 13 हैं कारक, लेकिन आप लोगों को ज्यादा नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। उतने ही करवाए जाएंगे जितना आप लोगों के उसमें समझने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी आप अपनी बुक से भी याद कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फर्स्ट है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन तो समझिएगा क्लास, पहली बात ये फाइब्रिनोजेन जो होता है ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन को हम शॉर्ट में लिखते हैं इस फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन। ये आप लोग जब वायरस का डायग्राम बनाते होंगे ना फर्स्ट ईयर में, तब उस वक्त वायरस से बनाया जाता है जीपी 120, जीपी 70, 80 बनाए जाते हैं। तो जीपी मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर कि फाइब्रिनोजेन जो होता है वो कैसा होगा, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन है। आपके फाइब्रिनोजेन की खोज जो थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विर्चॉव, विर्चॉव ने की थी, ठीक। अब सुन लीजिए, जब हम बात करें आपके फाइब्रिनोजेन के बारे में, तो फाइब्रिनोजेन जो होता है ये एक घुलनशील पदार्थ है, घुलनशील पदार्थ है जो बाद में आगे की तरफ परिवर्तित होकर अघुलनशील फाइब्रिनोजेन जो है कन्वर्ट किसमें होता है? फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। फाइब्रिन कैसा है? ये तो घुलनशील था और ये अघुलनशील होता है। कोई परेशानी? अगर हम इसके बनने की बात करते हैं तो इसका संश्लेषण जो है वो यकृत में होता है, ठीक है। समझ में आया? अभी धीरे धीरे करके हैबिट आइएगा समझने की। देखिए फिर अपनी बात दोहरा देती हूँ, पहले समझ लीजिए, लिख बाद में लेना क्लास। फाइब्रिनोजेन, ठीक है, ये आपका घुलनशील पदार्थ है। हम जब भी क्लॉटिंग की बात करते हैं, अगर जब तक हमारे ब्लड में क्लॉट जो है घुलनशील अवस्था में मौजूद रहेगा, ठीक है, तो क्या क्लॉटिंग होगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले हमें उसको अघुलनशील पदार्थ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो बाहर की तरफ निकलेगा, तो करंट बनता है हमारा बाद में। तो आपका फाइब्रिनोजेन जो है कन्वर्ट होकर किसमें बदल जाता है? फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो है आपका अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। कोई परेशानी नहीं? तो चलिए ये फाइब्रिन ही होगा जो आगे की तरफ से क्लॉट बनाएगा, तो ठीक है। चलो लिखिए आप, लिखिए प्रोथोन, ठीक है जी। ये हम बाद में बताएंगे, पहले तरह बताया जा रहा है, उतनी बात सुनिए। जब पूरा कंप्लीट कर लूं मैं अपनी बात, उसके बाद में फिर आपने क्वेश्चन पुट अप करना, ठीक है। चलिए लिखिए होगा ऑप्शन। हाँ, ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये भी आपका एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। दूसरी खास बात, ये जो थे, ठीक है, इनकी खोज की थी श्मिट ने, श्मिट ने की थी। इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में भार में डिफरेंस देखने को मिलेगा जनरली, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, ठीक है, ये आगे की तरफ कन्वर्ट होकर किसमें बदल जाता है? आपका थ्रोम्बिन में।
ठीक है। लेकिन थ्रोम्बिन में भी बदलने के लिए एक बात खास याद लिख लो, पहले समझाऊंगी मैं बाद में, लिख पहले लो, खास सच में बता दूं, पहले मेरी बात सुन तो याद रखो। जब हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन के बारे में, ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए जनरली किसकी जरूरत पड़ती है? एक एक्टिवेटर की, जिसे हम क्या बोलते हैं आप लोगों का? थर्मोप्लास्टिन। आपने टर्म भी सुना होगा थर्मोप्लास्टिन का, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे सक्रियक मानिएगा, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। कहने की बात ये है प्रोथ्रोम्बिन आपके थ्रोम्बिन सक्रियक की उपस्थिति में, ठीक है, किसमें बदल जाता है? थ्रोम्बिन में। पहली बात यहाँ पे थ्रोम्बिन सक्रियक को मैंने क्या टर्म दिया है? थर्मोप्लास्टिन। थर्मोप्लास्टिन, ठीक है, कोई परेशानी? समझ में आया? लिखिए इसे। लेकिन पूरा जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, इसको बनने के लिए यकृत में बनेगा एज यूजुअल, जैसे आपका फर्स्ट कारक बना था, ठीक है, लेकिन यकृत में बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? कैल्शियम, मतलब सॉरी नॉट कैल्शियम, के की, ठीक है, पोटेशियम आयन की जरूरत होती है। कोई परेशानी? नहीं, थर्मोप्लास्टिन क्या होता है? जब हमें चोट लगती है ना, उस दौरान हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने से स्रावित करते हैं एक तो प्लेटलेट्स कारक थर्ड को और साथ में थर्मोप्लास्टिन, तो ये सक्रियक है, ठीक है। लिख लिया ना? लिख लिया? चलिए, थर्मोप्लास्टिन कारक जो था कैल्शियम जुड़ता है, बताया जाएगा, मैकेनिज्म आएगी ना तब बताई जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। मैकेनिज्म तक थोड़े से देर रुक जाओ, पहले कारक समझ लो, मैकेनिज्म तक रुक जाएगी। क्या? पोटेशियम आयन, दोनों। अभी कैल्शियम का भी टर्म आएगा, आप लोगों ने जो कारक, पहले कारक समझ लो, प्लस मैकेनिज्म बताई जाएगी। आप लोग मुझे कंफ्यूज करोगे, क्या पूछा था क्या नहीं बताया। देखो, जब हम लोग बात करें थर्मोप्लास्टिन के बारे में, ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों के दो कारक कंप्लीट हुए हैं, कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों ही जो है कारक आपके ग्लाइकोप्रोटीन थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आपके थर्मोप्लास्टिन के बारे में, तो थर्मोप्लास्टिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन ना होते हुए आपका लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है, जिसकी खोज भी किसने की थी? श्मिट ने की थी, आप चाहें तो उसे लिख लीजिएगा। ये किसका काम करता है? सक्रियक का काम करेगा, ठीक है, और जो स्रावित भी किसके थ्रू होता है? ये प्लेटलेट्स के थ्रू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। जब हम लोग क्लास बात करें आपके कैल्शियम आयन की, तो कैल्शियम आयन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम आयंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सुनाई नहीं दिया? बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं,
हमारे बोन्स जो है वो कैल्शियम के बने होते हैं। आइए बट अच्छा, आपको थोड़ा सवाल थोड़ा छोटा कर देती हूँ समझने में आसानी हो। हमारे ब्लड में कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में कैल्शियम एग्जैक्टली प्लाज्मा में, क्योंकि कड़काओं में तो नहीं हो सकता, कम से कम WBC RBC प्लेटलेट्स में तो नहीं होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके प्लाज्मा में। आप लोगों को स्टार्टिंग में अगर याद हो जब प्लाज्मा बताया था तो उस वक्त क्या बताया था? एक तो 90% जल होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और अकार्बनिक कारक प्रेजेंट होते हैं। तो अकार्बनिक कारक में जाता है आपका कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम जो है आयन क्या करता है? ये आपके थर्मोप्लास्टिन के साथ जुड़कर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? कहाँ गए? समझ में आया? लिखना चाहते हैं लिख लीजिए इस चीज को। कैल्शियम आयन लिखवा दूं साथ के साथ? गुड। देखिए कैल्शियम आयन थर्मोप्लास्टिन के साथ जुड़कर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक होते हैं। हो गया? नेक्स्ट कारक है प्रोएक्सिलरिन। देखिए क्लास जब हम लोग बात करें प्रोएक्सिलरिन की, ठीक है, तो इसकी खोज जो थी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओफ्रेन, ठीक है, उन्होंने की थी। किसने की थी? ओफ्रेन। किसी किसी बुक में ओफ्रेन भी देखने को मिलेगा, सिर्फ लिखने का थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, ठीक है। ओफ्रेन ने खोज की थी। इसका काम क्या होता है? प्रोएक्सिलरिन जो है आपके प्लेटलेट से क्या चीज स्रावित होता है? थर्मोप्लास्टिन, ठीक है। तो ये आपका प्रोएक्सिलरिन जो है ये आपके प्लेटलेट्स को स्रावित करने के लिए, ठीक है ना, प्लेटलेट्स स्रावित किस चीज करेगा? आपका थर्मोप्लास्टिन, ठीक है। थर्मोप्लास्टिन को स्रावित करने के लिए उसको मोटिवेट करता है, इंड्यूस्ड करेगा, प्रेरित करेगा, ठीक है। किसको प्रेरित करता है? ये प्लेटलेट्स को, ठीक है। किसी को परेशानी नहीं? लिखिए इस चीज को जरा। यह प्लेटलेट से थर्मोप्लास्टिन को मुक्त करने में मदद करता है, ठीक है। देखिए इसमें एक लाइन और लिखी हुई है और साथ में ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए आवश्यक है। रुक जाइए, ये मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ। क्यों नहीं लिखवा रही हूँ? क्योंकि आपके यहाँ पे थर्मोप्लेट्स उस पर लिखवा दिया है थर्मोप्लास्टिन के लिए, ठीक है ना। तो थर्मोप्लास्टिन जो है उसका स्रावन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका प्रोएक्सिलरिन है, ठीक है। जब आपका स्रावन हो गया, क्या चीज? थर्मोप्लास्टिन, तो थर्मोप्लास्टिन के स्रावन की वजह से प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में ऑब्वियस सी बात है कन्वर्ट हो गई होगा, ठीक है। इसीलिए आपको वो लाइन नहीं लिखवाई जाती, मेन रीजन है। नेक्स्ट लिखिएगा एंटी हीमोफिलिक। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। इसका मतलब समझिएगा क्लास, आप लोगों को टर्म से ही पता चल जाएगा। हीमोफिलिक क्या होता है? सबने सुना होगा हीमोफिलिक टर्म, सुना तो है ना सबने?
फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। लिंग सहलग्न डिसीज में पढ़ते हैं ना, सेक्स लिंक डिसीज के बारे में, उसमें आप लोग को दो ही आते हैं, एक तो हीमोफीलिया आता है और एक कलर ब्लाइंडनेस आता है, आपके सिलेबस में है, राइट, वर्ड ध्यान का। लेकिन होता क्या है, एग्जैक्टली मतलब ऐसे इंसान अगर उनके जिसको बीमारी है ये हीमोफीलिया की, अभी एंटी उसके कारक की बात नहीं कर रहे हैं, बीमारी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया जिसको होगा अगर उसको छोटा भी कट लग जाएगा तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा जिसकी वजह से उसका ब्लड जो है वो कंटिन्यू बहता रहेगा, जिससे उसकी मौत होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्लास, मतलब रक्त का थक्का न जमना वो कहलाया जाता है हीमोफीलिया। यहाँ मैंने एंटी लगा दिया, एंटी मतलब उसके जस्ट अपोजिट, विपरीत, ठीक है। मतलब ऐसी अवस्था में क्या होगा, उसका रक्त का थक्का जमना। इसमें क्या होता है, ये इसके जो आपका फाइब्रिनोजन होता है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की जरूरत पड़ती है। ग्लोबुलिन क्या होता है, आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें लिख लीजिए, यह प्रोथ्रोम्बिन त्वरक के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। त्वरक, त्वरक उसको इंड्यूस्ड करने वाले, हाँ त्वरक, इसमें लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा आप, यह प्रोथ्रोम्बिन त्वरक के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्रिसमस कारक, क्रिसमस कारक, क्रिसमस कारक जो होता है ये आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाने में मदद करता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, ठीक है। एक दूसरे से क्या करिए ना, आप लोगों को कनेक्ट करते जाइए जो कारक लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है, तभी कर पाओगे आप। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा हैगमैन कारक लिखे हैं, हैगमैन कारक, हाँ क्रिसमस नहीं वो भी लिखना है, क्रिसमस कारक उसमें कुछ लिखवाया नहीं है मैंने, चलिए लिखना है उसमें, लिखिए लिखिए, क्रिसमस कारक में लिखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायता करता है। हो गया। देखिए पहले तो क्या होता है, जब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट हैगमैन कारक के बारे में, ये हैगमैन कारक जो है हमारे शरीर में निष्क्रिय अवस्था में रहता है, पहली बात। लेकिन जैसे हमें चोट लगती है तो जहां पर चोट होती है, ठीक है, वहां की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं, उसके साथ जैसे ही अटैच होगा, जैसे ही उससे मतलब टच होते ही क्या हो जाता है, एक्टिव मोड में आ जाएगा, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय अवस्था में आ जाता है, ठीक है। सक्रिय अवस्था में आते ही ये क्या करने लगता है, ये आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने लगता है, ठीक है, हैगमैन कारक। देखिए इसको, यह रुधिर वाहिनी की क्षतिग्रस्त दीवार के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाता है तथा प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण करता है, ठीक।
अब देखिए क्लास, यहाँ पर एक और लिख लीजिए लास्ट, फाइब्रिन स्त्रीकृत कारक। फाइब्रिन स्त्रीकृत कारक मतलब फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। फाइब्रिन स्त्रीकरण कारक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप लोगों को लिखवाए गए हैं सभी में इंपॉर्टेंट है। कौन सा नंबर पे लिखवाया गया आप लोगों को? 9th पर, ठीक है। तो इस 9th नंबर को थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे काम आएगा। देखिए जब हम लोग बात करें आपके फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के बारे में, मतलब फाइब्रिन स्त्रीकरण कारक के बारे में, तो ये आप इससे बात कर लो, पहले मैं कौन बताऊं। देखिए क्लास, आप लोग जानते हैं एक होगा है घुलनशील पदार्थ, ठीक है, एक होगा अघुलनशील। आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है ये फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है, ठीक है, स्त्रीकृत कारक जो है, ये आपके घुलनशील फाइब्रिन को, ठीक, अघुलनशील फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ये लिखा हुआ है। अब सुनिए, यहाँ पर जो होना चाहिए, आई मीन टू से आप लोगों को जो समझना है, घुलनशील फाइब्रिन नहीं, फाइब्रिनोजन, ये मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि वो अघुलनशील होता है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होता है, घुलनशील कारक को, फाइब्रिन को मतलब या फिर फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अघुलनशील फाइब्रिन में। कौन कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन स्त्रीकृत कारक। ये आपका सवाल था, जवाब मिल गया। चलिए, होप सो लिख लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। तो क्लास अब हम लोग बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, मतलब इसकी क्रियाविधि के बारे में, ठीक है। अगर हमें चोट लगती है तो धक्का कैसे जमता है, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा, क्रियाविधि, रक्त स्कंदन की क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि को जनरली हम 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं, ठीक।
पहले इतना लिख लीजिए। हो गया? सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया ना? दोनों मार्क। आप लोगों को सबसे लास्ट कारक जो लिखवाया था फाइबर स्टेबलाइजिंग फैक्टर, किस नंबर पर था? 9 पर, है ना? ठीक।
सत्यव आपके पास पूरी क्रियाविधि है आपके सामने, ठीक है, तो आपको अपनी उसमें देखिएगा, ठीक है। जब हम लोग बात करें आपके क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग तभी होगी जब हमें कहीं चोट लगे, अदरवाइज क्लॉटिंग नहीं होगी। हमारे ब्लड वेसल्स में मतलब रक्त नलिकाओं में कभी भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिपेरेंट मौजूद होता है ना। रिपेरेंट क्या करता है? ये उसको क्लॉट होने से बचाता है ना, हमारे ब्लड को। चलिए बात करें जब हम लोग इसकी क्रियाविधि की क्लास, तो इसी क्रियाविधि हमें 3 स्टेप में पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिन का निर्मुक्त होना, ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या होगा? थर्मोप्लास्टिन को निर्मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, इसमें हम क्या करेंगे? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड है आपका फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण, मतलब फिर हमें फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना, ठीक है, रूपांतरण करना। तो चलिए ध्यान दीजिए अपने इसमें। देखिएगा, सबसे पहले जब हम बात करें हमें कहीं चोट लगती है, ठीक है, चोट लगने पर हमारी प्लेटलेट्स, आरबीसी इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है इसमें, डब्ल्यूबीसी नहीं करती है तक का जमाने में, सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स करती है। तो प्लेटलेट्स जैसे ही हमें क्या होगा? चोट लगती है, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या हो जाती है? प्रेरित हो जाती हैं। किस चीज के लिए? अपने अंदर से कुछ स्रावित करने के लिए। एक तो थर्मोप्लास्टिन और एक आपका प्लेटलेट्स कारक तृतीय, ठीक है, तृतीय शब्द, ठीक, समझ में आया? ठीक, अब देखिए, अब जब ये दोनों स्रावित हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स कारक 3, ठीक है, ये दोनों कैल्शियम और प्लाज्मा प्रोटीन, या मैं ये कहूँ कैल्शियम और प्रोटीन के मदद से, ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है आपका प्रोथ्रोम्बिनेज में। किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोथ्रोम्बिनेज में, ठीक। यहाँ कंप्लीट होता है आपका पहला स्टेप, जिसमें क्या था? आपका थर्मोप्लास्टिन का निर्मुक्त होना, जिसमें हमने से थर्मोप्लास्टिन को क्या किया था? रिलीज किया था, स्रावित किया था, ठीक है। चोट लगी, प्लेटलेट्स जो है उन्होंने क्या स्रावित की? एक तो प्लेटलेट्स कारक 3 और थर्मोप्लास्टिन, समझ में आया? साथ में इन दोनों ने क्या किया? एक तो प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम, इन दोनों की प्रेजेंस में किस चीज को भाई किस चीज से बदला था? फिर थर्मो, ठीक है। चलिए थ्रोम्बोइनेज जो हमारा बना है, अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड स्टेप के बारे में। सेकंड स्टेप क्या था आपका? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होता है? जो आपका प्रोथ्रोम्बिनेज था, ठीक है, ये आपके कैल्शियम की प्रेजेंस में, मतलब कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। कोई परेशानी? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे स्टेप के बारे में, जिसका नाम है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण। तो अब हमारा सेकंड स्टेप में, ठीक है, द्वितीय चरण में क्या चीज बनी है? लास्ट थ्रोम्बिन बना है, ठीक है। अभी जो थ्रोम्बिन होता है, ये आपके जो फाइब्रिन मौजूद होगा, आप चाहे फाइब्रिन बोले चाहे इसको क्या बोलेंगे? फाइब्रिनोजन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है घुलनशील, ठीक है। अगर फाइब्रिन आप लिख रहे हैं घुलनशील, तो मतलब समझ में आना चाहिए यहाँ पर फाइब्रिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये हम फाइब्रिनोजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोजन जो होता है, ये इसके मोनोमर को पॉलीमराइज कर देगा। मोनोमर मतलब होता है एक अणु, ठीक। पॉलीमराइज करना मतलब उसके बहुत सारे अणु बना देना, ठीक है। पॉलीमराइज कर दिया, तब आपके पास क्या होगा? आपके पास आएगा फाइब्रिनोजन का पॉलीमर फॉर्म, मतलब जहां पर पॉलीमर अणु होंगे, बहुत सारे अणु होंगे, लेकिन ये सभी कैसे हैं? घुलनशील अवस्था में, ठीक है। अब ये घुलनशील अवस्था में जब मौजूद है, तो इस फाइब्रिनोजन को ये कैल्शियम तथा कारक, मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लास, कारक होते हैं 13, ठीक है, लेकिन आप लोगों को लिखवाया गया है 9 में जो 9th वाला आप लोगों कारक लिखवाया गया था फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक, है ना। तो ये फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक जो है कैल्शियम के साथ जुड़कर इस घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देगा। यही मैंने कारक में लिखवाया था, यही लिखवाया था ना कि ये घुलनशील को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देता है।
तो इसने कैसे काम किया, कैल्शियम और आपके फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन दोनों की उपस्थिति में आपका जो घुलनशील फाइब्रिन था अघुलनशील किसमें बदल गया, फाइब्रिन में। कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आई क्रियाविधि? अब देखिएगा, जब ये घुलनशील जो है अघुलनशील फाइब्रिन में बदल जाता है उस दौरान ये क्या बना लेगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लॉटिंग कब होगी, जब प्लाज्मा सीरम में से क्लॉट को अलग कर दिया जाएगा, तभी तो हम क्लॉट बोलते हैं, उसको थक्का बोलेंगे। यहाँ पर आकर अघुलनशील अवस्था में जब आ जाता है तब आपने ब्लड सीरम में से मतलब ब्लड प्लाज्मा में से आपने क्या किया, उस अघुलनशील फाइब्रिन को अलग कर दिया, जिसे हमने बोला है थक्का जमना। ठीक है, थक्का बनता है, ये थक्का जो है अपने यहाँ पे घाव लगता है उसके चारों ओर एक बहुत पतला सा नेटवर्क बना लेता है, जाल बना लेगा। ठीक है, उस जाल में आके जितनी भी हमारी आरबीसी कणिकाएं होती हैं, ठीक है, वो आके फंसने लगती हैं। ठीक है, इसी वजह से क्लॉटिंग जो है रेड रेड थोड़ी सी होती है ना, वो सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि हमारी जितनी कणिकाएं होंगी आरबीसी, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं वो उस जाल में फंसने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या बन जाता है, थक्का जमने लगता है। कोई परेशानी? इसकी क्रियाविधि समझ में आई? पूरा इसी में है लेवल डायग्राम के। परेशानी तो नहीं आई ना? एनीवन? तुम दोनों को समझ में आई? पीछे गुड। अब देखिए क्लास, ये तो होती है आप लोगों की नॉर्मल क्रियाविधि जो होती है हम लोगों की, ठीक है, लेकिन इस क्रियाविधि को लेकर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए थे। मत से मतलब है अपनी अपनी थ्योरम दी थी उन्होंने। ठीक है, तो चलिए कुछ हम थ्योरम के बारे में जानते हैं। फिर पहले देखिएगा आप हॉवेल का सिद्धांत। हॉवेल 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 एक साइंटिस्ट का नाम देता है।
गया सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया ना ये? लिखते रहना बाद में फिर। लिख लिया ना? देखो क्लास, हॉवेल ने क्या कहा था, हम लोग जानते हैं रक्त को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक होता है प्रोटीन आंतरिक प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिका। ठीक है, प्लाज्मा कितना मौजूद होता है आपके रक्त में? 55% और रक्त कणिकाएं 45%। ठीक है ना, 45%। आप लोग जानते हैं रक्त कणिकाएं कौन सी होती है? अच्छा, सबसे पीछे वाली रो में से मुझे जवाब देंगे अब, आरबीसी का दूसरा नाम। दूसरा नेक्स्ट क्या? हाँ नेक्स्ट लाइन, हाँ भाई सेकंड लास्ट नहीं पता, थर्ड पीछे से तीसरी लाइन। अच्छा डब्ल्यूबीसी का बता ही देना, पहले आरबीसी का तो पूछ लूं। हाँ एरिथ्रोसाइट्स, वेरी नाइस। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। इतना तो जानते हैं ना। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। ये जो हॉवेल थे उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए अब। उन्होंने ये कहा था हमारी जो रक्त कणिकाएं होती है, जैसे ही हमें चोट लगती है वैसे ही हमारी रक्त कणिकाएं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये तीनों ही सिग्नलिंग प्रोटीन का क्या करते हैं, स्रावन करने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही सिग्नलिंग प्रोटीन जो है स्रावित होती है, ये आपके एंटीथ्रोम्बिन, ठीक है ना, इसको एंटीथ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देगी। क्या कर देगी? निष्क्रिय कर देती है। निष्क्रिय करने के बाद में एंटीथ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, ये जो प्रोथ्रोम्बिन आपके मौजूद होता है कैल्शियम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन का फंक्शन क्या होता है, फाइब्रिनोजन, जो आपका घुलनशील पदार्थ है उसको अघुलनशील फाइब्रिन में बदलना। फाइब्रिन जो है आगे की तरफ चलकर क्या बना लेता है, क्लॉट बना लेता है, धक्का बना लेता है। पहले एक पतला आवरण बनाएगा जहां पर रक्त कणिकाएं जो है आकर फंसने लगेगी। कोई परेशानी? ये बात किसने कहा था, हॉवेल ने बोला था। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का काम हमारे थक्का जमने में नहीं होता। ठीक है, कोई परेशानी? समझ में आया? तो चलिए क्लास एक और सिद्धांत लिख लेते हैं, बेस्ट एंड टेलर का सिद्धांत लिखिए। बेस्ट एंड टेलर सिद्धांत जी, सॉरी क्या है ये, सिपेलिन प्रोटीन पेरिन की तरह काम नहीं करती। पेरिन जो है वो तो धक्का जमने ही नहीं देता है ना, तो ये क्या करता है, ऐसा हॉवेल ने कहा कि जो सिपेलिन प्रोटीन है ना ये निष्क्रियकरण करने लगती है। ठीक है ना, इसकी वजह से आपका एंटीथ्रोम्बिन को क्या करता है, कैल्शियम को थ्रोम्बिन पर किसमें बदल जाता है, ये आपका थ्रोम्बिन। जी ऐसा हॉवेल ने बोला था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल किया जाता है। और उसका है ना ये, देखिए हम लोग यहाँ स्टडी जो कर रहे हैं ना, ये हम लोग डायलिसिस कब होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, बिल्कुल आपने कभी डायलिसिस अगर देखी हो ना, तो उसमें ब्लड जो है एक तरफ से तो क्या होता है, फिल्टर होता जाता है, वही ब्लड जो है चलता जाता है, यही होता है ना। तो उस प्रकार का सिग्नलिंग बिल्कुल काम आता है। लेकिन यहाँ पर जो हॉवेल ने कहा था उनकी बात अलग है, उन्हें सिद्धांत की बात करेंगे ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। तो उन्होंने बात होता है कि निष्क्रिय कर देता है, आपके एंटीथ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देगा। ठीक है, इसकी वजह से आपका प्रोथ्रोम्बिन जो है कैल्शियम की प्रेजेंस में आते ही थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। ये बात कहा था
थ्रोम्बिन लिपिड। बेस्ट एंड टेलर बेस्ट एंड टेलर सिद्धांत है ये। टेलर सिद्धांत ठीक है। अब देखिए बेस्ट एंड टेलर ने क्या कहा था, बेस्ट एंड टेलर ने ये कहा था कि जैसे हमें चोट लगती है तो हमारी प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोप्लास्ट उनका स्त्रावन करती है, जो कैल्शियम की प्रेजेंस में मतलब कैल्शियम की उपस्थिति में आकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देती है, जो हमने क्रियाविधि में पढ़ा था। फिर ये थ्रोम्बिन जो है ये क्या काम करता है, आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, क्योंकि तो आप जानते हैं थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन कैसा है, ये घुलनशील है। बदलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो कैल्शियम आयन की, और अपने कारक 9 मतलब कौन सा था, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यानी कि फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक, ठीक है, उसकी उपस्थिति में ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देती है। कोई परेशानी, समझ में आया? गुड। होप सो आप लोगों को थोड़े बहुत चीजें रट गई होंगी।